Good morning everyone. Welcome to the Gyan Board. I am Gopal Garg. So in today's class we will discuss exercise 1.2 second part, that is fundamental arithmetic theorem. आज हम fundamental arithmetic theorem को discuss करेंगे. In yesterday's class we have discussed about prime factorization method. So let's start. Fundamental arithmetic थ्योरम. ये थ्योरम आपके चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स, उसकी थ्योरम नंबर 1.2 है. थ्योरम है ये 1.2. 1.1 आपकी इक्वलिट डिवीजन लेमा थी, ये थ्योरम 1.2 है. क्या नाम है इसका? फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ऐसे लिख लेते हैं आप बुक की तरह. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. देखिए थ्योरम क्या कहती है. तो पहले इस थ्योरम का हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, देन आपको उसका मतलब हम समझा देंगे. तो ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर can be factorized. Every composite number can be factorized as in prime numbers, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट है. क्या कह रहा है ये? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम नंबर्स. हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. लेकिन ये फैक्टराइजेशन कैसा होता है? यूनिक होता है. अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर. केवल ऑर्डर चेंज हो सकता है फैक्टर्स का. तो देखिए अभी आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा, हम एग्जांपल लेकर देखते हैं. मैं एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ. सबसे पहले बात कर रहा है कंपोजिट नंबर की. लेट से मैंने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 180. अब हम 180 का क्या करेंगे? कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू इट्स प्राइम नंबर्स. तो हम 180 के पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. तो देखिए क्या प्राइम फैक्टर निकाले मैंने. 2 से डिवाइड हो जाएगा 90 टाइम्स, 2 से वापस डिवाइड हो जाएगा 45 टाइम्स, 3 से डिवाइड होगा 15 टाइम्स, अगेन 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और वापस 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स. ये आपके 180 के क्या हो चुके हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं. देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या आते हैं 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं. अब ये आगे कह रहा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. अब ये जो फैक्टर आए हैं ना, 2 2 2 3 और 1 5, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 180 के लिए यूनिक है. कोई भी बच्चा, कितने भी टीचर्स, कोई भी इसको कर ले 180 के, ये ही प्राइम फैक्टर्स आएंगे. इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आ सकते. ऐसा नहीं हो सकता कि 3 1 कम हो जाए, 2 ज़्यादा हो जाए, 5 डबल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. यही रहेंगे. केवल क्या चेंज हो सकता है? ऑर्डर. ऑर्डर चेंज होने का मतलब क्या होता है? जैसे मैं मल्टीप्लाई को लिख दूँ 3 इंटू 4, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3. यहाँ इन दोनों ने अपना क्या चेंज कर लिया? ऑर्डर. तो ये ऑर्डर चेंज हो सकता है कि 2 यहाँ आ जाए, 3 यहाँ आ जाए शुरू में, 5 बीच में आ जाए. देखिए कैसे हो सकता है वो चेंज. सपोज 180 का ही एक दूसरा स्टूडेंट फैक्टराइज करता है, और वो क्या करता है 2 के बजाय पहले 3 से डिवाइड दे देता है. 3 से डिवाइड दिया 60 टाइम्स आएगा. 60 में वो सीधे 5 से डिवाइड दे देता है 12 टाइम्स, वापस 3 से डिवाइड दे देता है 4 टाइम्स, और अगेन 2 से डिवाइड देता है 4 में 2 टाइम्स, और फिर 2 से 1 टाइम्स. यहाँ अलग तरीके से फैक्टर किए, यहाँ
अलग, उसने 3 से स्टार्ट किया, पहले वाले ने 2 से स्टार्ट किया। अब हम इनको लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये दूसरी तरह से फैक्टर लिख दी, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ भी एक 5 है, यहाँ भी एक ही 5 है, यहाँ भी 3 दो ही हैं, यहाँ 2 थे ही, यहाँ 2 दो ही हैं। केवल क्या चेंज हुआ, इनका ऑर्डर चेंज हुआ या आगे पीछे हो गए, लेकिन फैक्टर वही रहे। तो यही बात यहाँ कह रही है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। बस क्या चेंज हो सकता है, ऑर्डर। अच्छा, अगर हम ऑर्डर को कर दें असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब पहले छोटा फैक्टर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर है आपका। अगर हम ये कह दें कि कोई भी किसी तरीके से फैक्टर करे, उनको लिखेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर ये भी नहीं आएगा, फिर सामने वाला इसको सॉल्व करने के बाद वापस इनको जमा के सीधा लिख देगा असेंडिंग ऑर्डर में। देन आपका केवल और केवल एक ही यूनिक फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो ये ऑर्डर वाली बात इतनी बिग डील नहीं है, बात सबसे बड़ी ये है कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, जो भी नंबर्स आएंगे वो यूनिक आएंगे। यही बात कही जा रही है बस इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, इसी बात को इन्होंने लैंग्वेज फॉर्म में लिख दिया। अब ये थ्योरम यूज आती है हमारे कुछ स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में, जहां हम जनरल नंबर्स लेते हैं और उनके बारे में उनकी प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। तो देखिए कैसे प्रूव आती है, काम आती है, सॉरी। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, इसको मैं रफ कर देता हूं। एग्जाम्पल 5 है आपकी बुक में। वो एग्जाम्पल 5 क्या कहता है, देखिए, शो दैट नंबर 4 power n can never end with digit 0 where n is a natural number। ये आपका एग्जाम्पल 5 है। ये आपसे कह रहा है कि एक आपके पास नंबर है 4 की पावर n, आपके पास एक नंबर है 4 पावर n, इसका जो आंसर है, जैसे, और n क्या है यहाँ, एक नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि इसको आप सॉल्व कीजिए। मान लो मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, 4 पावर 1 यानी 4। ऐसे n का वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो ये 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। n की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो 4 की पावर 3 हो जाएगी 64। ऐसे सॉल्व करने पर आंसर आएंगे। तो ये कह रहा है कि इसका n का आप कोई भी वैल्यू ले लो और इसमें पुट करो, 4 पावर निकालो, तो कोई भी ऐसा आंसर नहीं आएगा जिसके एंड में क्या आ जाए, 0। यानी ये कह रहा है कि कभी ऐसा नहीं होगा 160 आए किसी भी पावर के लिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि 640 आए, कुछ भी वैल्यू 4 के पावर कुछ भी हो जाए। n की वैल्यू 5 रख दें हम, जैसे n की वैल्यू 5 रखी मैंने, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये 64 इंटू 16 हो जाएगा। यहाँ भी यूनिट डिजिट पर आप देखेंगे 4 आने वाला है। तो ये बात आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है कि आप इस बात को ये प्रूव करके दिखाइए कि 4 की पावर n जो जनरल टर्म है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आएगा, कितने भी डिजिट का नंबर आ सकता है, इसका जो एंड डिजिट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका एंड डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो देखिए, अब इसको हम ऐसे n की कितनी वैल्यूज लेकर देखें, n तो इनफाइनाइट तक है, तो हम इसको कहाँ तक पुट करके देखें, तो हम इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करके पुट करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, देखिए, आपके सामने अब एक नंबर हो चुका है 4 की पावर n। देखिए, आप पावर्स में एक बात जानते हैं, अगर मैं इस 4 को ब्रेक कर दूं 2 स्क्वायर में और ऊपर n पावर एज इट इज रहने दूं, ऐसा हम कर सकते हैं। मैथ में आप किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो, बस वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं इजीली 4 को 2 स्क्वायर, मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकता था, 2 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, वैल्यू 4 आएगी। यहाँ अपने काम 2 स्क्वायर आएगा। अब
इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपको पता है कि अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो, पावर पे पावर जब लगी होती है तो ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वैल्यू आती है m इंटू n। अब यहाँ a की जगह है 2, m की जगह 2 और n की जगह n है। कहने का मतलब आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n का, और ये बन जाएगा 2 पावर 2n, 2 पावर 2n। अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ 4 की जितनी पावर होगी वो 2 की डबल पावर होगी। जैसे मैं आपके सामने लूँ 4 की पावर 3, यहाँ n की वैल्यू आ गई 3, तो अब मैं इसको लिख दूँ 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो यहाँ n चल रहा है 3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 का पावर 2 इंटू 3 होगा, ये भी 2 इंटू 3 क्या आएगा 6। मैं इस स्टेप को गायब करके सीधे यहाँ से n ले सकता था, मैं इस स्टेप को गायब करता, सीधे यहाँ से क्या ले सकता था n, और इसको क्या लिख देता 2 पावर 2 इंटू n यानी 2 पावर 6, यही आ जाता। ये हमने यहाँ लिख दिया है। जैसे अब मैं और 4 की पावर में 6 ले लेता तो ये 2 की पावर में कितना हो जाता डबल, 2 इंटू 6 यानी 2 पावर 12। ये बात यहाँ प्रूव हो गई। अब आगे क्या, अब आप देखिए कि 4 की पावर n जो है वो 2 की पावर 2n में आएगा, यानी यहाँ कोई भी वैल्यू हो वो 2 इंटू 2 में आएगी सारी वैल्यू, जितने भी कोई भी वैल्यू हो सकती है n की, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 की पावर्स ही बनेंगी। 2 की पावर्स का मतलब मान लो n की वैल्यू 1 है तो ये आ जाता 2 की पावर 2 इंटू 1 मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 बार 2। n आप 2 ले लेते तो ये बन जाता 2 इंटू 2, 2 पावर 4, 2 पावर 4 का मतलब 4 बार 2, लेकिन आएगा हमेशा 2 ही। आप 3 ले लीजिए तो 2 3 जा 6 बन जाएगी, 2 की पावर 6 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या रहा कि 4 की पावर n के जो भी फैक्टर होंगे उसमें क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ही आएगा। जितने भी फैक्टर होंगे सब में क्या आएगा 2 इंटू 2 आएगा। कितने टाइम्स आएगा ये 2n टाइम्स आएगा। n आपका एक नेचुरल नंबर है। इतनी बात हमें पहले समझनी ज़रूरी है। अब आपसे कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हम यहाँ तक ला चुके हैं, ये वैल्यू कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकती। यानी 2 इंटू 2 आप कितनी भी बार ले लो, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं ला सकते जो किस पर एंड होती हो 0 पर। अब ये बात प्रूव करने से बेटर हम क्या प्रूव कर देंगे, देखिए अगर ये 0 से एंड होता, 4 टू द पावर n अगर एंड होता 0 से, तो मैंने कल आपको बताया था अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है या 5 से एंड होता है, जैसे 125, 400 0 पर एंड हो रहा है 5 पर, तो इन नंबर्स में 5 से डिवाइड चला जाता है। इन नंबर्स में 5 से डिवाइड चला जाता है, यानी 5 से ये डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स में जिनके यूनिट डिजिट पर या एंड डिजिट पर क्या हो 0 और 5 हो। तो यहाँ 0 की बात अगर करें, मान लेते हैं हम अगर 4 की पावर n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसका एंड डिजिट क्या है 0, तो अगर 4 की पावर n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसका एंड डिजिट 0 है तो 5 उस वैल्यू का फैक्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 से उसमें डिवाइड जाएगा। 4 की पावर n की कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए जिसकी एंड डिजिट हो जाए 0, तो ये क्या होगी डिविजिबल बाई 5। 5 से डिविजिबल होगी, इसका मतलब क्या है 5 विल बी ए फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। हमने क्या माना कि 4 की पावर n 0 पर एंड हो रही है, एंड डिजिट 0 है, तो ये डिविजिबल बाई 5 हो जाएगी और 5 क्या हो जाएगा इसका एक फैक्टर होना फिर जरूरी है अगर डिविजिबल है तो 5 से। लेकिन यहाँ हम क्या प्रूव कर चुके हैं कि 4 की पावर n में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आता है, वो होता है 2, और कोई यहाँ फैक्टर नहीं आता 2 के अलावा। और यहाँ बात आ रही है कि अगर 0 आएगा एंड में तो 5 क्या बन जाएगा एक फैक्टर बन जाएगा। तो ये दोनों बात एक दूसरे की अपोजिट हो गई, और ये बात फंडामेंटल थ्योरम से बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सी बात रॉन्ग हो जाती है? ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है रॉन्ग हो जाती है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि 4 की पावर n अगर 0 से n डिजिट आ रही है तो डिविजिबल बाई 5 होगी। 5 क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा 4 की पावर n का। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट 4 की पावर n हैज नंबर 2
as only factor and this is unique by fundamental theorem of arithmetic। क्या बात लिखी हमने यहाँ, ये बात प्रूव हो चुकी है। इसका क्या मतलब है, आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4 पावर n। 2 इज ओनली फैक्टर लिख सकते हैं, 2 इज ओनली फैक्टर ऑफ 4 टू पावर n। और यहाँ हमने क्या ले लिया कि n डिजिट 0 आ गई तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 0 n डिजिट आएगी तो 5 क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो इस बात को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस बात को अपोजिट कर रहा है, तो ये बात अपनी क्या हो जाती है, रॉन्ग, क्योंकि ये बात एकदम सही है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी यहाँ एप्लीकेबल हो जाती है। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को करते हैं। आप सबसे पहले तो जो कंडीशन आपको गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग कोई फैक्टर ढूंढते हैं, और फिर जो नंबर आपको गिवन होता है उसके आप फंडामेंटल थ्योरम लगाकर ये ढूंढते हैं कि क्या क्या उसके सिर्फ फैक्टर होंगे। तो यहाँ ये पता चला कि 2 सिर्फ फैक्टर हो सकता है, 0 होने के लिए 5 को फैक्टर होना पड़ रहा था, जो पॉसिबल नहीं है, तो 0 भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल 5 हो जाता है। अब इसी के जैसा आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके। एक्सरसाइज 1.2 का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपसे क्या कह रहा है, शो दैट नंबर, अब की बार उसने नंबर यहाँ कर दिया है 6 टू द पावर n। 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। अब की बार आपसे कह रहा है कि जो 6 की पावर n है वो कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता अगर n क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले हम लिख देते हैं कि 0 एंड होने के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिए नंबर या कोई सा भी हो, अगर 0 से एंड होगा तो ये बात प्रूव होनी चाहिए कि 5 उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो आप सॉल्यूशन में यहाँ क्या लिख सकते हैं, इफ 6 टू द पावर n इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लीजिए चाहे, हैज़ n डिजिट 0। अगर 6 टू द पावर n की n डिजिट क्या है, 0 है, then it is divisible by 5 and 5 will be a factor of 6 to the power n। if 6 to the power n has n digit 0, अगर 6 to the power n में n डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से, और 5 से डिविजिबल होने का मतलब 5 इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अब आप देखिए, बट अब हम 6 टू द पावर n को ब्रेक करेंगे, तो देखिए इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं। मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, और इसकी पावर पूरे की क्या बन जाएगी, n, 2 इंटू 3 होल पावर n। 6 को इजीली अपन 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला दूसरा आपने पढ़ा होगा, a इंटू बी पावर n क्या होता है, दोनों पावर अलग अलग नंबर्स पे आ जाती है। a इंटू बी की पूरे की पावर n होती है, तो a की पावर n इंटू बी की पावर n हो जाती है। सेम इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 3 पावर n। यानी अगर 6 की कुछ पावर है तो वो नंबर उतनी ही 2 की पावर्स में, उतनी ही 3 की पावर्स में लिखा जा सकता है। जैसे मैं बात करूँ 6 स्क्वायर की, तो यहाँ n की वैल्यू आपने 2 ले ली, तो आप 6 स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए, चाहे 2 स्क्वायर n 2 पुट कर दिया इंटू 3 स्क्वायर, ये सॉल्व कर लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। चाहे आप 6 स्क्वायर प्रूव करिए, चाहे आप 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्रूव करिए। तो देखिए 6 स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 36,
अब इसको देख लेते हैं, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 इंटू 9 भी कितना हो जाता है 36, दोनों वैल्यू सेम। कोई सी भी पावर ले लीजिए आप n की। तो अब यहां से क्या अब नई बात आई, अब यहां आप देख सकते हो कि 6 टू द पावर n के जो दो फैक्टर हैं वो सिर्फ क्या हो सकते हैं, 2 और 3, दोनों प्राइम फैक्टर हैं। 6 टू द पावर n के दो फैक्टर सिर्फ क्या हो सकते हैं, 2 एंड 3 हो सकते हैं, उनकी पावर्स हैं वही रिपीट होंगे। और यहाँ इस कंडीशन के लिए फैक्टर क्या होना ज़रूरी है, 5। तो ये बात वापस कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है और वापस ये बात रॉन्ग हो जाती है कि कभी भी 6 की पावर n किससे एंड नहीं होगा, 0 से एंड नहीं होगा। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 6 टू द पावर n आपका आ चुका है 2 की पावर n इंटू 3 टू द पावर n। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से वी कैन से दैट 6 पावर n हैज ओनली नंबर्स 2 and 3 as prime factors and 5 cannot be factor of 6 to the power n। क्या कह सकते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, दैट 6 टू द पावर n हैज ओनली नंबर्स 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर्स। 6 टू द पावर n में सिर्फ दो ही प्राइम नंबर आएंगे फैक्टर के फॉर्म में, 2 और 3, और 5 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। और 5 फैक्टर नहीं हो सकता तो ये 0 से एंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से अगर ये एंड हो जाता तो 5 को फैक्टर होना जरूरी है, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी ये बात कहती है कि 0 से एंड वाले नंबर में 5 का डिवाइड जाएगा। यहाँ 5 फैक्टर नहीं हो सकता। सो 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0, और 5 फैक्टर नहीं हो सकता, इसीलिए 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। इसलिए 6 टू द पावर n कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं हो सकता। तो ये आपके दो क्वेश्चन आपको दे दिए गए, 4 टू द पावर n और 6 टू द पावर n। सेम कंसेप्ट आपको दिमाग में रखते हुए चलना है और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 11 प्लस 13, यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ प्लस है, एक नंबर ये दे दिया, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये आपको दो नंबर्स दे दिए डिवाइड ब्रेक करके, कुछ मल्टीप्लाई में और बाद में एक प्लस, और आपसे कह रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि बताइए कंपोजिट नंबर क्यों है। यानी ये इसने ये तो फिक्स कर दिया कि ये नंबर कैसे हैं, कंपोजिट है, आपको ये बताना है क्यों है। तो पहले तो आप ये ध्यान रखें कंपोजिट क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर आपने दो तरह के नंबर पढ़े थे, एक आपने पढ़े प्राइम नंबर और दूसरे आपने पढ़े कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, हैज ओनली फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर कौन सा होगा, जिसके एक तो खुद नंबर फैक्टर होता है और बस 1 फैक्टर होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 13 के आप बस एक ही फैक्टर कर सकते हो 1 इंटू 13, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो 13 एक कैसा नंबर हो गया, प्राइम नंबर। मैंने आपके सामने लिख दिया 29 के भी आप यही कर सकते हो, सिर्फ 1 और एक दूसरा खुद नंबर यही, तो ये एक कैसा नंबर हो गया, प्राइम। मैं लिख दूँ 24,
क्या 24 सिर्फ 1 और 24 में ब्रेक होता है? नहीं। देखिए मैं 4 इंटू 6 से भी ला सकता हूँ 24, मैं 3 इंटू 8 से भी ला सकता हूँ। तो ये एक ऐसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है कि फैक्टर में सिर्फ 1 आए और एक खुद वो नंबर है। और जो नहीं, जो प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट। रिपीट कर रहा हूं, जो प्राइम नहीं है वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट। जैसे अभी 24 क्या नहीं था? प्राइम नहीं था, तो ये क्या है? कंपोजिट। तो कंपोजिट क्या हो जाएगा? हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यानी ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 1 और उस नंबर के अलावा और कुछ भी हो जाएं तो वो कैसे नंबर होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 42, तो 42 के 1 इंटू 42 तो चलो होता ही है, क्या इसके अलावा कुछ और हो जाएंगे? हो गए तो ये कंपोजिट है, और यही हुआ बस तो ये प्राइम है। तो देखिए हम देखते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे। 2 इंटू 21 से भी आ जाएगा ये तो आपका 3 इंटू 14 से भी आ सकता है, 6 इंटू 7 से भी आ सकता है, और ब्रेक कर लो आप इनको 3 इंटू 2 इंटू 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके कई फैक्टर्स और हो सकते हैं। तो ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब आप ये दो बात समझ गए। अब आपको यहाँ क्या प्रूव करना है कि ये नंबर दोनों कैसे हैं? कंपोजिट। तो देखो हम इसको रिवर्स मेथड से प्रूव करेंगे। रिवर्स मेथड में हम क्या प्रूव कर देंगे? जब कोई चीज़ दो ही तरह की होती है तो आपको मान लो पहली तरह की प्रूव करनी है, तो आप उसको ऐसा प्रूव भी कर सकते हैं कि वो दूसरे जैसी नहीं है। कहने का मतलब यहाँ नंबर दो ही तरह के होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। आपको इनको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट है, तो बजाय हम कंपोजिट प्रूव करने के हम ये प्रूव कर देंगे कि ये प्राइम नहीं है। क्या प्रूव कर देंगे हम? कि ये नंबर क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा करने से आपका क्या प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक कि ये कौन से हैं? कंपोजिट। क्योंकि कुल दो तरह के ही होते हैं, तो अगर एक तरह के नहीं है तो दूसरी तरह के होंगे। इस तरह हम इसको करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ अंधेरा और उजाला दो ही चीज़ें होती हैं, लाइट और अंधेरा, डार्कनेस। तो अगर कोई आपसे कहे कि प्रूव कीजिए यहाँ अंधेरा है, तो आप उसको ये भी प्रूव करके दिखा सकते हैं कि वहाँ उजाला नहीं है। या उल्टा मैं आपसे कहूँ, कोई आपसे कहे उजाला प्रूव करो कि यहाँ लाइट है, तो आप उसको उल्टा प्रूव करके दिखा दो कि यहाँ अंधेरा नहीं है तो लाइट होगी। तो इस तरह। तो अब हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ कि ये क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, अब प्राइम नंबर नहीं होना कैसे प्रूव होगा? तो प्राइम नंबर होने की क्या कंडीशन है कि किसी नंबर के फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए और वो नंबर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ फैक्टर निकल गए तो वो प्राइम नहीं है, वो कैसा हो जाएगा? फिर कंपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ फैक्टर निकल गए तो वो प्राइम नहीं है, वो हो जाएगा कंपोजिट। जैसे मैं आपको नंबर दे दूं कि भाई मैंने नंबर दे दिया 28, बताओ प्राइम है या नहीं है? या मैं आपसे कह दूं इसको प्रूव करो कि ये कंपोजिट है, तो इसको कंपोजिट कैसे प्रूव करोगे? आप कहोगे सर अगर ये कंपोजिट नहीं, अगर ये कंपोजिट है तो मतलब ये प्राइम नहीं है। तो अगर ये प्राइम होता तो इसके फैक्टर क्या होते? 1 इंटू 28 होते सिर्फ, इसके अलावा और कुछ फैक्टर नहीं हो सकते थे। एक तो 1 हो सकता था, दूसरा वही नंबर हो सकता था। बट यहाँ आप इसके देख सकते हैं 4 इंटू 7 भी फैक्टर है सर, यानी 4 इंटू 7 करने पर भी 28 आ जाएगा। तो दो अदर नंबर आ गए 1 से और नंबर इटसेल्फ से, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अब हम यहाँ इसी चीज़ को प्रूव करेंगे। मैं आपको बड़ा वाला क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, छोटा आप खुद करके देखेंगे। अगर बड़ा इजीली हो जाएगा तो छोटा तो हो ही जाएगा, नहीं हो तो आप कमेंट करके बताओगे, करवा देंगे अगली क्लास में। तो देखिए ये नोट कर लेना भाई, प्राइम और कंपोजिट का मतलब। आपके पास एक नंबर दे रखा है इन्होंने, क्या नंबर दिया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। ये आपको पूरी एक सीरीज दे दी। देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो आपको यहाँ ये तो मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं और ये प्लस में 5 दिख रहा है। तो आप इन मल्टीप्लाई प्लस 5, मैं यहाँ भी मुझे 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो मैं पहले इसको पूरे को अब मल्टीप्लाई फॉर्म में लाना है भाई। आप यहाँ से नहीं कह सकते सीधे कि सर देखो यहाँ तो वैसे इतने सारे फैक्टर दिख रहे हैं अलग अलग।
आपको पहले पूरा मल्टीप्लाई फॉर्म में बनाना है। तो पहले मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ। देखो 5 जब मैं कॉमन लूँगा तो इस पूरी सीरीज में से तो क्या बच जाएगा, 5 हट जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस इधर क्या बच जाएगा 1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हमने 5 कॉमन लिया है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पूरे को सॉल्व करके लिख देंगे। देखिए क्या बनेगा, 5 × यहाँ आप ऐसे लिख दो, लेट a = टू, एक नंबर आपने इसको a के इक्वल मान लिया, तो ये a = चल रहा है अपना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 7 × 6 42 × 4 3 = 12 2 = 24 × 1 24। देखिए वो +1 बाद में ऐड होगा। a = 5 × 42 × 24 24 2 = 48 8 कैरी 4 24 4 = 96 96 और 400 +1। a = 5 × 1008 and 1 क्या हो जाएगा 1009। ये आपका a मल्टीपल फॉर्म में आ गया 2 नंबर्स के। इस पूरे प्लस और मल्टीपल को मिला के हमने ये ला दिया। अब आप यहाँ देखिए अगर ये प्राइम होता, अगर ये प्राइम होता तो पहली बात तो एक नंबर तो 1 आना ज़रूरी था, दूसरा चाहे वो कि वो हो सकता था। देखो समझो, ये फैक्टर आए हैं 2, तो आपने जितने भी प्राइम नंबर के फैक्टर देखे उनमें हमने क्या देखा कि एक तो खुद नंबर होता है, दूसरा सिर्फ क्या होता है 1। तो एक तो 1 होना ही चाहिए, दूसरे को हम नंबर मान लेते क्योंकि हमें नंबर नहीं पता। लेकिन यहाँ तो दोनों ही अलग हो गए, 1 कोई सा नहीं है, तो कोई सा 1 नहीं है, नो फैक्टर = 1। इस वजह से ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता। प्राइम होने के लिए एक फैक्टर को 1 होना ज़रूरी था। जैसे ये 5 × 1 हो जाता तो आप कह देते नंबर 5 है, ये 1009 × 1 हो जाता तो आप कह देते नंबर 1009 है, प्राइम है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई फैक्टर नहीं आए, इसके दोनों फैक्टर अलग अलग आ चुके हैं, तो ये a आपका कैसा नंबर हो जाता है, कंपोजिट। कंपोजिट में ही होता है ऐसा कि 1 के अलावा भी और उस नंबर के अलावा भी कोई फैक्टर और आ जाते हैं। तो आप क्या लिख देंगे, हेयर फैक्टर ऑफ a, आप ऐसा लिख दीजिए, here none of any factor of a is 1, so a cannot be prime number, a cannot be prime number, hence it is a composite number। यहाँ कोई भी फैक्टर a का 1 नहीं था, तो ये क्या नहीं हो सकता, a आपका प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो कौन सा हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह ये प्रूव होता है। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को करके देखेंगे, यहाँ आपको दिख जाएगा कि क्या कॉमन आ रहा होगा दोनों में, करके देखना, नहीं हो तो हमें बता देना। तो ये दूसरी तरह के क्वेश्चंस थे जो प्राइम फैक्टर्स पर बेस्ड है, प्राइम और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन 7, लास्ट क्वेश्चन है जो। देखो क्वेश्चन 7 आपसे क्या कह रहा है, 7 की लैंग्वेज आप पढ़ लेना अपनी बुक में, मैं आपको उसके जो बेसिक बात वो कह रहा है उसका डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है भाई, खेल का मैदान है, कि बीच में जो है उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, यानी गोल मैदान है, खेल का स्टेडियम जो होता है अपने क्रिकेट वगैरह का, और उसके चारों तरफ पेडेस्ट्रियन पाथ बना दिया है गोल। यहाँ एक तो लड़का है रवि और एक लड़की है सोनिया, ये दोनों दौड़ लगा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, इस पर तैयारी कर रहे होंगे किसी चीज़ की।
नॉर्मल जॉगिंग कर रहे होंगे सुबह सेहत बनाने के लिए। तो ये दोनों यहाँ रनिंग कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं कि सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इनका। रवि को एक चक्कर पूरा करने में, यानी जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ आने में टाइम लगता है 12 मिनट्स का। रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 सर्कुलर राउंड ऑफ दैट स्पोर्ट्स फील्ड एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। सोनिया सेम पॉइंट से स्टार्ट करके सोनिया जब कंप्लीट करके आती है तो उसको टाइम लगता है 18 मिनट्स। रवि पहले ही आ जाता है 6 मिनट्स पहले, यानी 12 मिनट्स में आ जाता है। कहने का मतलब अगर मैं देखूं कि अगर एक राउंड इन्होंने चालू किया तो रवि तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन क्या पता सोनिया तब तक कहाँ रहेगी, यहाँ। शुरू में दोनों साथ में थे, लेकिन जब उन्होंने राउंड चालू किया तो रवि एक राउंड लगा के आ जाएगा, बट सोनिया अभी कहाँ रह जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं। दोनों ने शुरू में साथ में राउंड चालू किया, लेकिन 12 मिनट्स बाद अगर मैं कहूँ 12 मिनट्स बाद रवि तो आ जाएगा, सोनिया यहाँ रह जाएगी पीछे, थोड़ा सा धीरे से भाग रही है वो। अगर मैं 18 की बात करूँ तो 18 पर सोनिया यहाँ पहुँचेगी, लेकिन तब तक रवि थोड़ा आगे चला जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक बार चक्कर लगाने के बाद कितनी देर बाद वो दोबारा साथ आ जाएंगे। अभी आपने समझा कि मैं 12 मिनट लिया तो रवि पहुंच गया, सोनिया पीछे रह गई थी। 18 लिया था तो सोनिया रहेगी, तो सोनिया बेचारी पीछे ही, क्योंकि वो धीरे भाग रही है। बट इतना है कि वो पहुंचेगी सोनिया जब स्टार्टिंग पॉइंट में, तो रवि आगे निकल जाएगा। और ये चाह रहा है कि दोनों एक बार कहाँ जाएं, साथ आ जाएं। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है पूरे टाइमिंग में जितने भी चक्कर लगा रहे हैं कि दोनों साथ आ जाएं? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, LCM के प्रैक्टिकल यूज है डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल यूज है LCM का। यहाँ जो अब ये क्वेश्चन आप कर रहे हो ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने HCF का भी प्रैक्टिकल यूज देखा था, कौन से क्वेश्चन में, काजू बादाम बर्फी जब अपन ने बेची थी तब हमने HCF का प्रैक्टिकल यूज देखा था। तो अब हम देखेंगे कि LCM का प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। तो यही होता है भाई, तो वो जितने मिनट बाद आएंगे ना, वो कितने मिनट होगी कि आप 12 और 18 का क्या निकालेंगे, LCM निकाल देंगे। कहने का मतलब अच्छा वो टाइम कितना होगा जिससे वो 12 में भी आ जाए वो टाइम, और वो टाइम 18 में भी आ जाए, 12 की काउंटिंग में भी वो टाइम आ जाए। इसका एक चक्कर 12 मिनट में हो रहा है ना रवि का, तो 2 24 में होंगे, 3 कितने में होंगे, 36 मिनट में होंगे। मिल कब जाएंगे, जब दोनों का एक एक चक्कर हो जाएगा, मिलेंगे इस पॉइंट पर ही वो। तो सोनिया का एक चक्कर 18 में हो रहा है, तो 2 कितने में होंगे, 36 में होंगे। तो हमें एक ऐसा नंबर लाना है जो दोनों की काउंटिंग में आ जाए। जैसे 24 12 की में तो आ रहा था, पर 18 की में नहीं आ रहा था। तो आप क्या लेंगे, टाइम आफ्टर विच बोथ विल मीट एट सेम स्टार्टिंग पॉइंट। वो टाइम जिसके बाद दोनों सेम, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, उसी पॉइंट पर मिलेंगे। वो किसके इक्वल होगा, सिंपल सा LCM निकालना है आपको, किसका, 12 और 18 का। 12 और 18 के LCM की जो वैल्यू होगी उतने ही मिनट बाद हो। तो देख लेते हैं। तो पहले 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, यानी 2 स्क्वायर इंटू 3। 18 के क्या फैक्टर होंगे, आप अभी ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप खुद आप करके देख लेना। 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, यानी 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो ये 12 के फैक्टर हो गए प्राइम, और ये 18 के। LCM क्या हो जाएगा, 12, 18 इज इक्वल्स टू, क्या होता है LCM, हर फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो एक फैक्टर है 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, इनटू दूसरा फैक्टर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर 3 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 36। यानी कितनी देर बाद, जब 36 मिनट हो जाएंगी उसके बाद दोनों एक बार यहाँ आ जाएंगे। देखिए कैसे हो जाएगा ऐसा, पहले रवि का देख लेते हैं। रवि 36 मिनट में कितने चक्कर लगा देगा, देखो 12 में 1, 24 में दूसरा, 36 में तीसरा। तो रवि लगा देगा भाई 3 चक्कर और यहाँ आ जाएगा। और सोनिया 36 मिनट में कितने लगा देगी, वो धीरे भाग रही है, 18 मिनट लग रहे हैं उसको, तो वो लगाएगी 2 चक्कर, लेकिन आ तो वो भी वहीं जाएगी। इसके रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे और सोनिया के होंगे 2 चक्कर, बट दोनों एक पॉइंट पर तो आ जाएंगे। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को करते हैं
LCM के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं डेली लाइफ पर बेस्ड। मैथ आपको दोनों तरह से समझनी चाहिए। तो ये होपफुली आपको समझ आ गए होंगे पूरे। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाती है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिएगा और आपको क्वेश्चंस कुछ होमवर्क में दे दिए जाएंगे अदर प्रैक्टिस के लिए। और कोई डाउट रहे तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कर दीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए तो इतना ही, बाकी कल करेंगे एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट। थैंक यू सो मच।